गुड मॉर्निंग बच्चों। आज स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल फिजिका सोसाइटी में। और आज हम बात करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है और इसमें और हमारी जो अदर मोशंस हैं उनमें क्या डिफरेंस है और इसमें हम कौन कौन सी इक्वेशंस यूज़ करने वाले हैं और हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन किसे बोलते हैं। पीरियोडिक मोशन आपने पहले कई सारे देखी होगी। जब आपका ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है और यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो वो हर बार अपना जो रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में सेम ही टाइम लगाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। तो ये जो आपकी पीरियोडिक मोशन है यानी कि हर बार आपका ऑब्जेक्ट सेम ही टाइम इंटरवल के अंदर सपोज टी टाइम देता है हर बार, तो ये इसका क्या हो गया? टाइम पीरियड। तो इस टाइम पीरियड में हर बार ये अपना चक्कर पूरा करता है। अब इसी के साथ एक टर्म और पढ़ लेते हैं यहाँ पे हम, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कि आप कितने रेवोल्यूशंस एक सेकंड में कंप्लीट कर रहे हो। टाइम पीरियड क्या होता है कि आप कितना टाइम एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में लगा रहे हो। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आप कितने चक्कर, कितने रेवोल्यूशन एक सेकंड में कंप्लीट कर रहे हो, दैट इज 1/t। और इसकी जो यूनिट होती है दैट इज हर्ट्ज। ओके, ये थी हमारी पीरियोडिक मोशन। नाउ इसके बाद ऑसिलेशन क्या होता है? ये हमारा जो चैप्टर है दिस इज अबाउट ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन क्या होता है कि कोई चीज, जैसे आपने स्प्रिंग वगैरह देखे होंगे, ठीक है, आप जैसे ही स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से स्ट्रेच, या आप मान लो इसको थोड़ा स्ट्रेच कर दो या आप इसको थोड़ा कॉम्प्रेस कर दो। फर्स्ट केस में हमने इसको कॉम्प्रेस कर दिया। सो नाउ अब स्प्रिंग जो होता है ये इसकी नेचुरल पोजीशन है, ये इसकी एक्सटेंडेड पोजीशन है और ये इसकी कंप्रेस्ड पोजीशन है। सो इन ऑल दिस केसेस इसमें ये स्प्रिंग नेचुरल पोजीशन में है, मींस दैट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप इसको दबाते हो तो ये स्प्रिंग क्या करेगा? अपने आप को नेचुरल पोजीशन में ले जाने की कोशिश करेगा। और इस केस में जब आप इसको स्ट्रेच करते हो तो ये अपनी नेचुरल पोजीशन में जाने के लिए इधर मूव करेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो ये एक बार इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, तो कुछ देर के लिए अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है इसके इधर और इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब इधर और उधर। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट about its mean position, about its mean position is called oscillation। इसी को हम oscillation बोलते हैं। अब हमारा मेन मुद्दा जो हम इस चैप्टर में पढ़ना चाहते हैं दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन देखो क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन है एक स्पेशल केस किसका? ऑसिलेशंस का। तो ऑसिलेशंस का एक ऐसा केस जिसके अंदर हमारी जो मोशन होगी वो हमारी एक सिंगल लाइन के अलाउंग होगी। किसके अलाउंग? सिंगल लाइन के अलाउंग। ये भी हमारी टू एंड फ्रो मोशन ही है और टाइम पीरियड भी सेम ही है हमारा। बट इस केस में क्या होगा कि हम सिर्फ एक सिंगल लाइन के अलाउंग ही मूव कर रहे होंगे। ठीक है, और जैसे ही हम मूव करेंगे, इसको इसका केस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस अभी अपने आप तो मूव नहीं कर सकता इधर उधर, तो इस पे एक फोर्स लगाने वाला भी चाहिए हमारे को, तभी मूव करेगा। चलो एक स्प्रिंग को बनाते हैं हमारा माध्यम, एक गरिया। हमने क्या किया, एक वर्टिकल बोर्ड लिया, एक हॉरिजॉन्टल बोर्ड लिया और दोनों को एक दूसरे से परपेंडिकुलर यहाँ पे अटैच कर दिया।
अब यहाँ इसका स्प्रिंग का एक एंड आपने यहाँ से हुक में डाल के इसको फिक्स कर दिया। नाउ द नेक्स्ट एंड विच इज फ्री, इससे आपने क्या किया, एक मास को अटैच कर लिया जिसका मास कितना है m, ठीक है। अब ये इसकी नेचुरल पोजीशन है। अब आपका स्प्रिंग ना तो स्ट्रेच्ड है ना ही कॉम्प्रेस्ड है। अब नाउ दूसरे केस में हमने क्या किया, जैसे ही हमने स्प्रिंग को थोड़ा स्ट्रेच किया, आपने इस बॉक्स को थोड़ा सा उधर खींच लिया, यहां खींचने के बाद आप इस बॉक्स को यहां पे ले आए, ठीक है, ठीक है। अब आप इसको जैसे ही छोड़ोगे, जैसे ही छोड़ोगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज स्प्रिंग जो है आपका फोर्स लगा रहा है इधर लेफ्ट साइड में, और स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहाँ से जैसे ही इसने मूव करना स्टार्ट किया, अब यहाँ पे आया, धीरे धीरे कुछ यहाँ पे आया और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे यहाँ आ गया। अब ये क्या यहाँ आने पे रुक सकता है, नहीं रुक पाएगा, इसीलिए ये अपनी नेचुरल पोजीशन से थोड़ा लेफ्ट में उड़ जाएगा और क्या करेगा, स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करेगा। सपोज यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद जब स्प्रिंग अपनी मैक्सिमम कॉम्प्रेशन में आ चुका होगा तो स्प्रिंग आगे कॉम्प्रेस नहीं हो सकता है, ये फिर से राइट साइड में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से वापस यहाँ, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के इधर और उधर मूव कर रहा है। पर दूसरा इसमें एक चीज कंपोनेंट हमें और ऐड करना है, क्या कि फोर्स हमारा कैसे लग रहा है। देखो स्प्रिंग का जो फोर्स है, जब आप यहाँ थे, तो किस साइड में लग रहा था, आपका स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा उस टाइम, ठीक है। जब आप यहाँ पे हो तो आपका स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रहा है, इधर माइनस के एक्स। जो आप यहाँ जा चुके हो तो स्प्रिंग का फोर्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग नेचुरल पोजीशन में। जैसे ही थोड़ा लेफ्ट में गए तो आप एक्स की ओरिजिनल पोजीशन से नेगेटिव में जा चुके हो, दैट मीन्स अब कितना फोर्स लगा रहा है स्प्रिंग, पॉजिटिव के एक्स। तो आपका जो फोर्स है और जो दूसरी चीज एक्सेलरेशन, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज डायरेक्टेड towards the mean position in simple harmonic motion। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपके फोर्स और आपका जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा ही आपकी मीन पोजीशन की तरफ ही लगेगा। जैसे आप जब इधर जा रहे थे, आप पे फोर्स इधर लग रहा था, आपका एक्सेलरेशन भी इधर ही था। क्यों था, जब आप इधर जा रहे हो तो आपकी स्पीड घटती जा रही है, समझ में आई बात। तो आप इधर जा रहे हो तो स्पीड घटती जा रही है, एक्सेलरेशन किधर है, इधर। जब आप इधर जा रहे हो तब आपका एक्सेलरेशन किधर है, उधर, स्पीड घटती जा रही है, समझ में आई बात। तो ये दोनों चीजें, फोर्स और एक्सेलरेशन, आपके हमेशा ही इधर होंगे, आपको टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो ये है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक डेफिनेशन, कि बोलते किसको है हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस चलो हम कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, आप इसको विदाउट एनी ऐसे बनाते हैं, सिर्फ हमें पता है बॉक्स कैसे मूव करने वाला है, किसकी वजह से मूव करने वाला है, ये हमने रख दिया अपना बॉक्स। और इसका हमने ले लिया एक राइट साइड में पॉजिटिव एक्सट्रीम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड मीन्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, अब सिमिलरली जैसे आपका राइट में एक एक्सट्रीम है, लेफ्ट में भी आपकी एक एक्सट्रीम पोजीशन होगी, तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट एक्सट्रीम। इसको हमने लिख लिया -a, इसको लिख लिया +a, ठीक है। तो अब इसके बीच की जो मोशन है उसको एक बार एनालाइज करते हैं, बीच में कैसे क्या होगा।
ठीक है। जब आप स्टार्टिंग में अपना नेचुरल पोजीशन में था, इसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, ये आराम से चुपचाप बैठा था। लेकिन जैसे ही आपने इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया अपनी मेन पोजीशन से, तो आप इसको यहाँ खींच के ले गए। जैसे ही आप खींच के लेके जा रहे हो, इट मीन्स यू आर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। और जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी चीज पे, और आपका सिस्टम कैसा है, कंजर्वेटिव नेचर का है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव नेचर का जब सिस्टम है, तो यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। जो आपका वर्क डन होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, जो आपका एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया है। अब आपका जो एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, जब आप इधर लेके जा रहे हो इसको, जितना स्प्रिंग फोर्स लगा रहे हैं उतना ही आप उधर लगा रहे हैं, और उतना ही लगाओगे तो क्या उधर जाएगा, नहीं जाएगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा लगाते हैं। लेकिन हम कैलकुलेट करने के लिए हमेशा जितना स्प्रिंग लगा रहा है उतना ही मान के चलते हैं। तो आपका एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है kx, जो कि स्प्रिंग फोर्स के बराबर है राइट साइड में, ठीक है। तो आपका फोर्स कितना है, k इंटू एक्स, ओके। और आप जो डिस्प्लेस कर रहे हो इसको इधर ही डिस्प्लेस कर रहे हो, ठीक है। तो के एक्स, सपोज हमने छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ली dx, इसको जरा इस तरीके से भी समझ सकते हो आप। देखो आपका जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, k इंटू एक्स, एक्स क्या है हमारी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी मेन पोजीशन। तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसका मतलब फोर्स चेंज होता जाएगा, वेरिएबल फोर्स है। तो आप सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगा के इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि फोर्स क्या है, वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, हम छोटा सा काम मान लेंगे बीच में, डी डब्ल्यू, कि आप मान लो जब आपका ऑब्जेक्ट बीच में कहीं यहाँ पे, ठीक है, और आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया कुछ यहाँ पे। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है आपकी कितनी है इधर, डी एक्स, कितनी है, डी एक्स। और आपने यहाँ जब आप यहाँ थे तो आपका फोर्स कितना लग रहा था, एफ। तो F डॉट dx आपका क्या हो जाएगा, छोटा सा वर्क डन। तो dw इज इक्वल टू F डॉट dx। अब आपको कहाँ से कहाँ चाहिए, जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है तो आपकी पोजीशन क्या है, 0। जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है तब आपकी पोजीशन क्या है, प्लस a है। आपने क्या किया, dw दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, dw टोटल वर्क 0 से लेके w तक, और F डॉट dx कहाँ से कहाँ, आपका 0 से लेके x, मान लो बीच में हम कोई इंटरमीडिएट पोजीशन के लिए निकालना चाहते हैं, बाद में x की जगह a डाल देंगे जब हम अपना एम्पलीट्यूड के लिए निकालना चाहते हैं। तो dw को जब आप इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं है इसके आगे, दैट मीन्स यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट करोगे क्या आ जाएगा, w, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, w की पावर 0, और w की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से w। अब f डॉट dx, f और dx के बीच में एंगल कितना है, f भी इधर ही आपका जो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है, और dx भी उधर ही है, दैट मींस 0 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा, f इंटू dx इंटू cos 0 डिग्री। तो cos 0 कितना होता है, 1। तो यानी ओनली क्या बचा हमारे पास, f और dx ही बचे। तो इंटीग्रेशन ऑफ f कितना है हमारा, kx इंटू dx, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन, 0 से x तक, ठीक है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट किया आपके पास क्या मिल गया, w अपर लिमिट डाल दी, माइनस 0 लोअर लिमिट डाल दी। यहाँ पे k आपने बाहर निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है k। यहाँ कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर आ जाएगी। x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे कैसे करोगे, x की पावर कितनी, यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, कहाँ से कहाँ, 0 से x तक। ये वैल्यू क्या आ गई, w इज इक्वल टू 1 बाई, यहाँ से 2 आ जाएगा, k x स्क्वायर। ये आ गया हमारा वर्क डन। यही हमारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी आती है, u इज इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर, ओके। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं हमारे इस बॉक्स की, जब ये कहीं भी बीच में x पोजीशन पे हो, ओके। तो अगर हम मान लो हमारा ऑब्जेक्ट हमारे फाइनल एक्सट्रीम पोजीशन पे है राइट साइड में, तब हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू हाफ k इंटू a स्क्वायर, ओके। तो इस तरीके से
अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच चुका है, इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, हाफ ए इंटू ए स्क्वायर। नाउ जब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जब आप इसको जैसे ही जाके छोड़ोगे तो छोड़ते ही ये क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर देगी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और ये काइनेटिक एनर्जी जब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लेके आएगी तो इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ काफ़ी बढ़ चुकी होगी, कुछ v वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की यहाँ पे बीच में है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सडनली एकदम से रुक नहीं सकता है, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड में आगे फर्दर मूव करता रहेगा जब तक स्प्रिंग आपका कंप्रेस होता रहेगा इधर, ठीक है। जो स्प्रिंग हमने लास्ट केस में मान के चल रहे हैं वही केस हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद सपोज लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे रुकेगा, फिर से स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, जैसे ही स्प्रिंग कंप्रेस हो गया ये फोर्स इधर लगेगा तो ये इधर जाना स्टार्ट कर देगा, और ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है। इसी को हम, चलो इसके अदर एस्पेक्ट्स की और बात करते हैं। अब हम चाहते क्या है बेसिकली कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए, इसकी पोजीशन के लिए और इसकी वेलोसिटी के लिए हम क्या एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं कि हमें किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे बताना है कि हमारा ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, तो किस तरीके से बता सकते हैं, उसके लिए हम क्या फंक्शन डिजाइन करें ताकि हम बता सकें किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे हमारा x कितना है और हमारी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। तो आई थिंक ये लेक्चर फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कंसीडर करते हैं, ठीक है। कितने मिनट का हो गया चेक करें, 17 मिनट। चलो रुको डोंट कट, अभी 17 मिनट ही हुए हैं, तो आई थिंक ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स का लेक्चर हमें कंसीडर करना चाहिए। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोजीशन और वेलोसिटी के लिए हम कैसे फंक्शन डिराइव कर सकते हैं। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक कंडीशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जब अपनी मीन पोजीशन से इधर या उधर कहीं भी होता है तो हमारा जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का दैट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हमारा एक्सेलरेशन हमेशा जिधर साइड आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उससे नेगेटिव साइड में होगी। अगर आपका x पॉजिटिव है एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, अगर आपका x नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ये चीज हमने कभी क्वालिटेटिवली डिस्कस की थी कि जब आपका ऑब्जेक्ट इधर है आपका एक्सेलरेशन किधर काम करता है, इधर बीच में कहीं होता तो भी इधर काम करता है, इधर ही काम करता है। सो नाउ अब इसी चीज को लेकर के हम चलेंगे और यहाँ से अपना जो हम x और वेलोसिटी के लिए फंक्शंस निकालेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो होता है दैट कैन बी रिटन एज फोर्स अपॉन मास, दैट इज इक्वल टू, अब आप f को क्या लिख सकते हो, माइनस kx फोर्स काम कर रहा है स्प्रिंग के लिए अपॉन m शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। नाउ अब इस इक्वेशन में x है इसमें भी x है, दैट मींस ये वाली जो टर्म है k अपॉन m और ये वाली जो टर्म है ओमेगा स्क्वायर, दे बोथ शुड बी इक्वल, यानी जो आपका ओमेगा स्क्वायर है दैट शुड बी इक्वल टू k अपॉन m, दैट मींस ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर k अपॉन m। यहाँ पे k क्या है, m क्या है और ओमेगा क्या है। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, वैसे एंगुलर स्पीड भी कह सकते हो, ठीक है। के यहाँ पे क्या है हमारा फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, ठीक है। नाउ m इज द मास ऑफ द ब्लॉक या मास ऑफ द पार्टिकल जो हमारा ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें मिल चुकी है f। अब हम यहां से शुरू करते हैं। नाउ A can be written as dV by
dt। एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। नाउ अगर हम इसको dx से मल्टीप्लाई करते हैं और dx से डिवाइड करते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? कर सकते हैं, क्योंकि dx से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर रहे हो तो आप इसको काट के 1 से ही है बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। सो नाउ अब आप इसको क्या कर सकते हो ध्यान से, dx by dt। dx by dt हमारा क्या होता है, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अब आप क्या करो, dx को उधर ले जाओ, v इंटू डी वी शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ, आपकी वेलोसिटी कहाँ से कहाँ, v नॉट मान लेते हैं इनिशियली, और v कुछ फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, x नॉट हमारी इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं, x कुछ फाइनल पोजीशन हो जाएगी। सो नाउ तो आप इसको इंटीग्रेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू dv, तो आपको क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2, v स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ से लिमिट डाल दो v नॉट से v तक। राइट साइड में आपका ओमेगा जो है दैट इज अ कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाता है, x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट कहाँ कहाँ, x नॉट से x तक ले सकते हैं। नाउ अब आप 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी काट लो, इधर से क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर। सो नाउ हम v स्क्वायर को रख देते हैं लेफ्ट में और v नॉट स्क्वायर को ले जाते हैं राइट साइड में, v नॉट स्क्वायर माइनस प्लस वाली टर्म पहले रख देते हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस और माइनस इसको करोगे तो प्लस हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करते हैं, चलो इसमें से क्या करें, ओमेगा स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, सभी से ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लो, यहाँ से क्या आ जाएगा, v नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ से निकाल लिया तो x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर निकाल लिया तो इसको एक बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर। नाउ अब हम दोनों साइड से अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो स्क्वायर रूट करने से क्या होगा, ये वाला स्क्वायर हट जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ओमेगा, बाकी की टर्म्स रूट में आ जाएगी, तो रूट अंडर v नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन लेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, कि हम इसको इस टर्म को मान लेते हैं हमारा एम्पलीट्यूड, क्या मान लेते हैं, एम्पलीट्यूड। ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी फिर, v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू रूट अंडर a स्क्वायर, पूरी टर्म को आपको मानना है, ठीक है, माइनस x स्क्वायर। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि हमने ये क्यों माना, ठीक है, क्योंकि अभी आगे चल के देखना आपको समझ में आ जाएगा क्यों मानते हैं, क्योंकि इसको इस तरीके से मानने से हमें क्या फायदा होने वाला है। चलो इस डेरिवेशन को यहाँ तक एक बार आप नोट डाउन कर लो और अपनी खुद से इंटीग्रेशन करके देखो, ताकि आपको समझ में आए क्या क्या स्टेप्स हमने किए हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये किया जा सकता है आराम से, ठीक है। नाउ इसको पॉज करके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको रब कर देता हूँ। नाउ अब इस इक्वेशन को फर्दर आप देखो जरा ध्यान से, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इसको, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब फिर से वही स्टेप दोबारा से करना है, क्या करना है कि हम इसको किसकी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, dx by dt, दैट मींस वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, होता है डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, तो लिख दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ओमेगा
रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनको थोड़ा एडजस्ट करना है, कैसे देखो, यहाँ पे x है, x वाली टर्म्स को dx के साथ ले जाओ, बाकी टर्म्स dt को इधर ले जाओ। तो एक तरीके से क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो इनका, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt। तो इसको दोनों साइड से हम क्या करते हैं, फिर से इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ, x नॉट से x तक, और इसको ओमेगा हमारा कांस्टेंट है 0 से लेके d टाइम तक। सो ना अब ये जो है एक जानी पहचानी टर्म है उन लोगों के लिए जो इंटीग्रेशन करते रहते हैं, लेकिन वैसे 12th में आएगा बात वाली टर्म, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 12th में आता है। इस टर्म का इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज साइन इनवर्स x अपॉन a। इसका जो इंटीग्रेशन आएगा आपके पास अल्टीमेटली निकल के क्या आएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a। लिमिट कहां से कहां डाल दी हमने, x नॉट से x तक, और राइट साइड में ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इनटू t, लिमिट कहां से कहां आ जाएगी, 0 से t तक आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें लिमिट डालो, साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस साइन इनवर्स x नॉट अपॉन a शुड बी इक्वल टू ओमेगा t माइनस 0 आ जाएगी। जब आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ओमेगा इनटू 0 0 हो जाएगा। तो अब इसके अंदर ये क्या आ गई हमारे पास, साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू ओमेगा t, इसको ले जाओ राइट साइड में, प्लस साइन इनवर्स x नॉट अपॉन a। अब ये रिलेशन हमारे पास ऑलमोस्ट फाइनल आ चुका है। अब इसको आप क्या मान लो, डेल्टा, ठीक है। डेल्टा क्या होता है एक्चुअली में अभी डिस्कस करेंगे, क्या मानना है हमें इसको, डेल्टा। और डेल्टा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये हमारा इनिशियल फेज है, कि हमने मोशन को रीड करना कहाँ से शुरुआत किया, हमने टाइम को काउंट करना कहाँ से शुरुआत किया। नाउ दिस इज ओमेगा टी प्लस इस टर्म को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, डेल्टा से। अब ये जो हमारा साइन इनवर्स है इसको हम ले जाते हैं राइट साइड, क्या बन जाएगा, x अपॉन a इज इक्वल टू साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा। और यही सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कंक्लूजन, जो हम जनरली 11th क्लास के बच्चों के साथ क्या होता है कि हमें कई बार सीधा ये लिख के दिखा दिया जाता है कि ये रिलेशन या ये फंक्शन हम यूज करते हैं किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन बताया नहीं जाता कि ये आया कहाँ से। चलो ये आपको पता लग गया अब कैसे हमने निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड को। एम्पलीट्यूड यानी कि हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूर गए थे, वो हमारा एम्पलीट्यूड हो गया। ये ओमेगा इंटू टी, ओमेगा क्या है हमारी एंगुलर स्पीड, ये हमारा ऑब्जेक्ट कितने रेडियंस पर सेकेंड कवर कर रहा है, लेकिन कैसे कवर कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, तो रिवॉल्व हो ही नहीं रहा है। लेकिन जब हम इसको सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे मोशन को, तब आपको पता लग जाएगा कैसे होता है। नाउ टी हमारा टाइम, यानी किस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे हम इसकी पोजीशन को चेक करना चाहते हैं। नाउ डेल्टा, डेल्टा क्या होता है हमारा इनिशियल फेज, यानी कि हमने मोशन को कब से स्टडी करना शुरुआत किया। जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे था, चलो इसको रन कर देते हैं बाकी वाले को। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ गया, इधर गया, गया तो गया ना। अब अगर आप यहाँ से मोशन को देखना शुरू कर रहे हो, आपने टाइम कैलकुलेट करना शुरू किया और यहाँ से शुरू किया 0 से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा 0। जब आपने मान लो यहाँ से शुरू किया रीड करना इसको, तो आप 90 डिग्री आगे जा चुके हो, तो आपका डेल्टा कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका फिर से वापस इधर आ चुके हो और आप अब इधर जा रहे हो, तो कितना हो जाएगा पाई। जब आप इधर आ चुके हो तो कितना हो जाएगा 3π/2, और दोबारा से इधर आ चुके हो फिर से 0 हो गया, क्योंकि 2π के बाद साइन का जो फंक्शन होता है वैसे ही वैल्यूज अपने आप को रिपीट कर लेती हैं, तो ऑल ओवर हम फिर से डेल्टा ही लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो आई होप सो आपको इतना बड़ा अच्छे से समझ में आ गया। एंड इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम
टोटल एनर्जी और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।